नमस्कार टू ऑल। आज हम नेशनल न्यूट्रिशन वीक के संबंध में यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारे साथ डॉक्टर एक बहुत ही ज्ञानी डॉक्टर हैं, डॉक्टर मयंक सर शल्य डिपार्टमेंट से हैं और मेरा नाम डॉक्टर रवनीत कौर है। मेरा डिपार्टमेंट रस शास्त्र एवं विशेषज्ञ कल्पना है और सर का डिपार्टमेंट शल्य विज्ञान है। और हम दोनों श्री संतन पाल सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मिर्ज़ापुर शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। आज मैं सर से न्यूट्रिशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। तो सर आज हमें बताइए कि न्यूट्रिशन क्या होती है। पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस मंच पर बुलाया। जैसा कि मैम ने क्वेश्चन पूछा है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी टर्म है, बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है जिसमें हम बहुत सारे विचारों को रख सकते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन में हर वो चीज़ जिसे हम खाते या पीते हैं और वो चीज़ हमारे शरीर को बढ़ाता, वृद्धि करता है और विकास करता है, तो हम उन सारी चीज़ों को न्यूट्रिशन में रख सकते हैं। ऐसे सारे ड्रिंक्स, ऐसे सारे फूड्स जो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें न्यूट्रिशन में आती हैं। हाँ, जो मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना। हाँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सर न्यूट्रिशन कितने प्रकार की होती है। मैम न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स से हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स मैम दो तरीके के होते हैं, जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनके हमारे शरीर को बहुत छोटी मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है और वो अपना काम पूरा करते हैं। इसके अलावा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनको हम बल्क में लेते हैं, जिनकी मात्रा में ज़्यादा मात्रा में लेनी पड़ती है और जो हमारे शरीर का पोषण करते हैं, वो सारी चीज़ें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होती हैं। सर डाइट के भी कोई कंपोनेंट्स होते हैं। हाँ मैम, डाइट जैसे डाइट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी हमने अभी आपको बताया वो चीज़ें आती हैं। अच्छा, डाइट भी तीन तरीके की होती है। वेजिटेरियंस होते हैं, कुछ आपके नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। अच्छा, एक नई स्टाइल आजकल चली है वीगन्स, मतलब जो कि जानवरों से प्राप्त होने वाली किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करेंगे, जैसे दूध वगैरह, दूध, दही, मट्ठा, पनीर, इनका भी अगर कोई इस्तेमाल नहीं करता है तो वो लोग अपने आप को वीगन कहते हैं जी। मतलब प्लांट्स बेस्ड मिल्क, ओनली प्लांट्स बेस्ड अगर फूड्स आप ले रहे हैं तो वो आप वीगन में करेंगे। तो आयुर्वेदा के अनुसार सर आहार से क्या समझते हैं। मैम, आयुर्वेदा में आहार का मतलब है ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ जो कि आपके शरीर का पोषण करता है, आपके शरीर की वृद्धि और विकास करता है, वो सारी चीज़ें ही आहार में कहलाती हैं जी। और सर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में अगर बताएं तो। जी बिल्कुल मैम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि बहुत ही कम मात्रा में इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए और वो आपका पूरा काम करते हैं, आपकी ग्रोथ में पूरी तरीके से हेल्प करें। जैसे कि कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ विटामिन होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं। अब जैसे मिनरल्स की बात कर ली जाए तो आयरन तो सब लोग भली भांति परिचित हैं। आयरन है, कैल्शियम है, जिंक है, फॉस्फेट है, सोडियम है, पोटेशियम है, इन सारी चीज़ों से आप लोग परिचित होंगे। अच्छा, हम लोग जैसे विटामिन की बात कर लेते हैं। मल्टी विटामिन आते हैं, जैसे कि विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, एच है, ई है, विटामिन डी है, तो ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। सर इसके ऊपर थोड़ा विस्तार से वर्णन कर दें आप। जी मैम बिल्कुल। कि इनकी कमी से कोई डिजीज हो सकती है हमें, या कैसे हमारे शरीर को ये फायदेमंद है। देखिए मैम, सबसे पहली चीज़ तो अगर आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, अगर आप प्रॉपर आप न्यूट्रिएंट्स को नहीं कंज्यूम कर रहे हैं तो डिजीज़ तो होना लाजमी है, क्योंकि न्यूट्रिशन का मतलब ही है कि प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर डेवलपमेंट हो। अगर आपका प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। तो वो सारी रुकावट कौन करता है? डिजीज़ का मतलब होता है जहाँ पे आपको ईजी फील ना हो, उसी को डिजीज़ कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे अगर आयरन की कमी है, आप आयरन प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहे तो निश्चित है आपको एनीमिया होगा। अगर आप कैल्शियम नहीं ले पा रहे हैं तो आपकी बोन्स, क्योंकि कैल्शियम से ही बोन्स का निर्माण होता है, तो बोन्स आपकी वीक रह जाएंगी। अगर आप जिंक नहीं ले रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो आपका गट, आपका डायरिया वगैरह, ये सारी दिक्कत हो सकती हैं। अगर आप मैग्नीशियम वगैरह नहीं ले रहे हैं या विटामिन नहीं ले रहे हैं तो विटामिन की कमी से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे विटामिन ए अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आपको आंखों की दिक्कत हो सकती है। विटामिन डी नहीं ले रहे हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा। आपका कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म खराब रहेगा तो आपको हड्डियाँ कमजोर रहेंगी। इसके अलावा जैसे आप विटामिन ई नहीं ले रहे हैं, विटामिन ई नहीं लेंगे तो फर्टिलिटी भी थोड़ा सा कम हो जाएगी।
है ना। विटामिन बी की कमी से बहुत सारी चीज़ें होती है, डिजीज़ का नाम है जैसे बेरी बेरी है, ये सारी चीज़ें, स्टोमेटाइटिस है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सर जैसे स्किन डिजीजेज हैं तो उससे बचने के लिए कौन सा मार्कर हम न्यूट्रिएंट यूज करते मैम स्किन डिजीज़ के लिए मेनली कॉपर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। हैं? जो हमारी आरोग्य वर्धनी वटी है उसमें कॉपर होता है, तो वो स्किन डिजीजेज के लिए अच्छी है। बिल्कुल मैम, आरोग्यवर्धनी बटी तो आयुर्वेद में एक रसायन की तरह काम करता है, स्किन के लिए और गट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा सर डिजीजेज अगर न्यूट्रिशन मीन्स डाइट की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है तो उसके बारे में कुछ बताएं हमें। तो मैम बहुत सारी अगर आप न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो डिजीज़ तो होना ही, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो अगर डाइट आप प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो डिजीज़ तो होना निश्चित है। एजिंग भी अगर डाइट आप गलत तरीके से ले रहे हैं तो बहुत जल्दी बुढ़ापा आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे हम जंक फूड में के बारे में आजकल सुन रहे हैं तो वो भी एक डाइट के रूप में ही कई लोग ले रहे हैं। हाँ मैं ये सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जंक फूड क्या है। जंक का मतलब क्या है? फूड तो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट करती है, लेकिन हमने उसके साथ लगा दिया जंक। जंक का मतलब है ऐसे फूड्स जो हमें उतना न्यूट्रिशन नहीं दे पाए। जरूरी नहीं कि जंक फूड में न्यूट्रिशन वैल्यू 0 हो, न्यूट्रिशन वैल्यू तो नॉर्मल है, लेकिन हमारी बॉडी उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही, हमारी बॉडी उसके लिए साथ में नहीं है, हमारी बॉडी उसके अंदर जो मिनरल्स है उसको नहीं ले पा रही। जैसे ओवर कुक्ड फूड होता है, फ्राइज होती हैं, फ्रेंच फ्राइज हैं, बर्गर्स हैं, पेटीज हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा इन्होंने ओवर कुक कर दिया है, तो हमारी बॉडी में वो जाता है। हमारी बॉडी पूरी कोशिश करती है उसमें से न्यूट्रिशन लेने की, लेकिन वो नहीं ले पाते क्योंकि ओवर कुक्ड है, बहुत ज़्यादा फ्राइड है, बहुत ज़्यादा ऑयली है। अब जैसे हम इस पर डिस्कशन कर सकते हैं कि लोकेलिटी वाइज कि देश के हिसाब से कि किस देश में या किस एरिया में कैसा फूड कंज्यूम करना चाहिए। अब जैसे हम नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया को ले लेते हैं, मेरी वाइफ तो साउथ इंडियन है तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो नॉर्थ इंडियंस जो है वो सरसों के तेल को बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सरसों का तेल अगर हम लोग खाते हैं तो आसानी से पचा भी लेते हैं, हम लोगों को उससे कोई भी दिक्कत भी नहीं होती, हम लोगों को उसकी स्मेल भी बुरी नहीं लगती। जबकि आप साउथ इंडिया में जाएंगे या महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ पर लोग नारियल के तेल या मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करते हैं। नारियल का तेल आयुर्वेद के हिसाब से थोड़ा शीतवीर्य है, और जो सरसों का तेल है वो आयुर्वेद के हिसाब से थोड़ा उष्णवीर्य है। अब एक्चुअली क्या है, साउथ इंडिया में हर समय गर्मी रहती है, मौसम एक जैसा रहता है, 34-38 डिग्री के अप्रॉक्स हमेशा बना रहता है, तो वहाँ लोगों के लिए थोड़ा सा ठंडी चीज़ें खाने के लिए बोला जाता है। तो जो आपका इसका नारियल का तेल है वो थोड़ा सा शीतवीर्य होता है, ठंडा होता है, तो वहाँ के लोगों के लिए वो जरूरी है। अनुपदेशीय है। हाँ, अनुपदेशीय है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे सर्दियाँ भी 6 महीने की होती हैं, कम से कम 4 महीने तो अच्छी खासी सर्दी पड़ती है, तो सर्दियों की वजह से यहाँ पर सरसों का तेल हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर पाते हैं। अब गेहूँ और चावल को ही ले लेते हैं, इंडिया में 2 ही खाद्य पदार्थ हैं, गेहूँ और चावल। चावल ठंडे बोले जाते हैं, जबकि साउथ इंडियंस के लिए वो चावल नॉर्मल चीज़ है। अगर वो चावल नहीं खाएंगे तो उनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहेगा। यहीं अगर साउथ इंडियंस अगर गेहूं का ज़्यादा कंजप्शन कर लेंगे तो उनके लिए गेहूं बहुत गर्म होता है, और हम लोग गेहूं को बहुत आसानी से पचा ले जाते हैं। तो ये चीज़ सर तेल जैसे जंक फूड में यूज करते हैं तो उसको भी अगर बदला जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा? मैम बिल्कुल। अगर अब देखिए आजकल पाम ऑयल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, तो ये थाईलैंड वगैरह से पाम ऑयल बहुत ज़्यादा इंडिया में आता है। पाम ऑयल की न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम है। अगर हम इसकी जगह शुद्ध देशी की अगर गाय का मिल रहा है उसका इस्तेमाल करें, या हम लोग ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, वर्जिन कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें, तो ये बेटर रहेगा। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी फूड ओवर कुक्ड ना हो, कि ओवर कुक्ड होगा तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और मेटाबॉलिज्म की रेट जो है वो स्लो हो जाएगी, तो वो हमारे लिए जंक ही कहलाएगा। तो कुछ ऐसा खाएं जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, ओवर कुक्ड ना हो, बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, और बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। मुझे लगता है ये जैसे मैंने रिसर्चेस में पढ़ा है कि अगर ज़्यादा ऑयली फूड खाएंगे तो ब्लड वेसल्स का भी कुछ नुकसान हाँ मैम, होता अगर है। ज़्यादा ऑयली फूड खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ेगा, तो क्या होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर प्लाक्स जमना शुरू हो जाते हैं। फिर बॉडी नई ट्रिब्यूटरीज अपनी आर्टरीज की बनाती है, तो जब नई चीज़ें बनेंगी तो उसके बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, तो कैंसर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज तो होती ही है, साथ में कैंसर होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जी तो सर पानी के बारे में कुछ बताएं कि इसको हम न्यूट्रिएंट बोल सकते हैं? मैम, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि पानी न्यूट्रिशन में आता है कि नहीं आता है। देखिए मैम, पानी ये बहुत एक विवादित क्वेश्चन है। कुछ लोग कहते हैं कि पानी न्यूट्रिएंट है या नहीं है। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि पानी हमारे जो फूड है उसका एक मेजर पार्ट है, क्योंकि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसका 60% पानी है।
पानी को अगर हम देखें तो पानी एक व्हीकल की तरह काम करता है। अगर कोई हम घर बना रहे हैं तो उसमें सीमेंट, सरिया, ईंट वगैरह का इस्तेमाल करना है, लेकिन वो आएगा कैसे? फैक्ट्री से लेके आपके घर तक कैसे पहुंचेगा? ट्रक्स वगैरह के व्हीकल्स के द्वारा पहुंचेगा। तो वैसे ही पानी हमारा क्या करता है, जो भी हम फूड वगैरह कंज्यूम करते हैं उन सबको ब्लड वेसल पे पहुंचाना, बॉडी के हर कोने में पहुंचाने का काम पानी करता है। तो पानी मेजर पार्ट है, लेकिन वो न्यूट्रिशन नहीं, न्यूट्रिएंट नहीं है। जी चलो सर, जो भी आज हमने डिस्कस किया उससे हमें बहुत नॉलेज मिली, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे ऑडियंस को भी बहुत नॉलेज मिली होगी कि हमें बैलेंस्ड डाइट खानी चाहिए, ऑयल भी सही मात्रा में खाना चाहिए, जंक फूड भी अगर खाना है, क्योंकि इससे बच तो सकते नहीं हैं, तो वो भी ऑयल अच्छे वाला यूज़ करो जिसकी हानियाँ ना हो। जैसे सर ने बताया ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और गाय का देसी घी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर रिसर्चेस भी हुई हैं, गाय का जो देसी घी है वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता। तो सर आपसे मिलकर बहुत ही हमें ज्ञान मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।